Hello friends, I am Ioniza Patre, working as an assistant professor in computer science department. Now अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज एल्गोरिथम है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का यूज बैच सिस्टम में किया जाता है। इस एल्गोरिथम में जो इंटरेक्शन होता है यूजर के थ्रू वो बहुत ही कम होता है। जैसे एग्जाम्पल, जो हमारी बैकग्राउंड प्रोसेस चलती है, जैसे हमारा टाइम और डेट कंटिन्यूशन, बहुत नेसेसरी प्रोसेस में नहीं, बट जैसे हमारा टाइम और जो डेट सिस्टम में चलता है, अपडेट होता है ऑटोमेटिक, या हम अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं मगर बैकग्राउंड प्रोसेस में हमारे सॉफ्टवेयर जो अपडेट होते रहते हैं, उस टाइप का जो काम होते हैं वो सारे FCFS एल्गोरिथम के थ्रू ही होते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम हमेशा नॉन प्रिमिटिव नेचर को ही फॉलो करती है। ये नॉन प्रिमिटिव होने के कारण इसका जो नेचर होता है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है उसे CPU को अलॉट करती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो आइडियोलॉजी है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ये फीफो के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है। जब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम डेटा स्ट्रक्चर में, आपने क्यू पढ़ा है, क्यू के कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं, ये क्यू के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है और फीफो को यूज़ करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। आइए एक न्यूमेरिकल के साथ हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर ऑफ प्रोसेस है विथ देयर अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। P1 के साथ उसके अराइवल टाइम दिया हुआ है 2, P2 के साथ 4, P3 के साथ 6, P4 के साथ 8 एंड P5 के साथ 0। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे काम करती है, मतलब जो प्रोसेस पहले आएगी वो ही प्रोसेस रन होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसा समझिए कि अगर हमें क्वेश्चन में आपका अराइवल टाइम दिया है तो पहले हम अराइवल टाइम देखेंगे, क्योंकि अराइवल टाइम उस टाइम को डिफाइन करता है, प्रोसेस कब हमारी रेडी क्यू में आई है ये उस टाइम को डिनोट करता है। अगर प्रोसेस के आने का टाइम ही नहीं है तो हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जब तक उसका अराइवल टाइम हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर हमारा अराइवल टाइम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम जिस सीक्वेंस में हमें दिया हुआ है उस सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करते जाएंगे। यहाँ पर हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक चार्ट को प्रिपेयर करना होगा। इस चार्ट को गैंट चार्ट कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। यदि ये चार्ट हम केयरफुली बनाते हैं तो हमारी सारी वैल्यू जो है वो करेक्ट आएंगी। यदि हमारा ये चार्ट गलत बनता है तो हमारे जो भी वैल्यू है वेटिंग टाइम की, टर्न अराउंड टाइम की, ये सारी जो वैल्यू है वो रॉन्ग हो जाएंगी। तो आइए हम गैंट चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ अराइवल टाइम दिया हुआ है सभी प्रोसेस के साथ, तो 0 अराइवल पे हमारी जो प्रोसेस P5 है वो अराइव हुई है। हमारे पास रेडी क्यू में अभी सिर्फ वन सिंगल प्रोसेस है ऑन 0 टाइम P5, तो हम उसे ही एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने P5 को CPU अलॉट कर दिया है और उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसे टोटल CPU टाइम रिक्वायर है 2 मिली सेकेंड, तो P5 यहाँ पे 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगी और ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। P5 प्रोसेस सिस्टम से आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट अराइवल टाइम है हमारा 2। अब जब आप यहाँ देखेंगे कि 0 मिली सेकेंड पे P5 तो आया था, बट 1 पे कोई प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में नहीं अवेलेबल थी। सेकेंड जैसे ही मिली टाइम हुआ, सेकेंड मिली सेकेंड में हमारे पास P1 क्यू में आ गई है। तो P1 का जो CPU टाइम है वो है 3। तो नेक्स्ट जो हम अलॉटमेंट करेंगे वो P1 को करेंगे। P1 एग्जीक्यूट होगा 3 मिली सेकेंड के लिए, तो 2 + 3 5। नेक्स्ट अब 5 मिली सेकेंड जैसा ही यहाँ पर हमारा हुआ है, 5 मिली सेकेंड में हमारे पास 3 प्रोसेस रेडी क्यू में अवेलेबल है और ये तीनों ही प्रोसेस को हम एक के बाद एक एग्जीक्यूट कराएंगे। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो है P2 को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। P2 को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम है टोटल 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 6 = 11। नेक्स्ट है हमारा जो एलोकेशन जिसको हम CPU करेंगे वो है P3, क्योंकि 11 मिली सेकेंड के बाद अब जितनी भी प्रोसेस है वो सारी रेडी क्यू में आ चुकी हैं और अब हम इनको सीक्वेंस 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कराएंगे। तो P3 को जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसका जो CPU टाइम है 11 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 15 मिली सेकेंड। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस रह गई है, आखिरी प्रोसेस है, वो है P4। तो P4 को हम यहाँ पर
CPU अलॉट कर देंगे और हमारा जो यहाँ पर मिली सेकेंड हो जाएगा 15 + 5 = 20 मिली सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गैंट चार्ट कैसे बनाया जाता है। इसके साथ हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना देखेंगे, जैसे वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले क्राइटेरियाज के साथ बता चुकी हूँ, बट एक बार और मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले के साथ वैल्यू कैलकुलेट करना बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका है वेटिंग टाइम। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU टाइम। आप पहले टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो इजी पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग टाइम की वैल्यू टर्न अराउंड टाइम पर डिपेंडेंट है। टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब आप यहाँ कंप्लीट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इस गैंट चार्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि P1 आपकी कब कंप्लीट हुई है, तो आप गैंट चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो P1 है वो 5 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हुई है, तो हमने उसका कंप्लीट टाइम लिख दिया है 5। ऐसा ही हम P2 का चेक करेंगे कि P2 आपकी कब फिनिश हुई है। P2 आपकी फिनिश हुई है 11 मिली सेकेंड पे, तो हमने उसका जो टाइम लिखा है 11 मिली सेकेंड लिखा है। नेक्स्ट है आपका P3 जो 15 मिली सेकेंड पे एग्जिट हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो हमने उसका जो कंप्लीशन टाइम लिखा है वो 15 है। ऐसे ही आप P4 को देखेंगे। P4 जब आपकी एग्जिट फिनिश हुई है, उसने 20 मिली सेकेंड का समय लिया है, तो हमने उसका कंप्लीशन टाइम 20 लिखा है। देन P5 का 2 है। आपने कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इजीली टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं। P1 का जो कंप्लीट टाइम है वो 5 है और P1 का जो अराइवल टाइम है वो 2 है। 5 - 3 = 3। जो P1 का हमारा टर्न अराउंड टाइम आया है वो 3 है। अब नेक्स्ट प्रोसेस का भी हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारी P2 है उसका कंप्लीट टाइम है 11 और अराइवल टाइम है 4, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हमारा आ जाएगा 11 - 4 = 7। नेक्स्ट प्रोसेस को भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारा कंप्लीट टाइम है 15 P3 का और अराइवल टाइम है 6। 15 - 6 = 9। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी P4। P4 का जो हमारा कंप्लीट टाइम है वो है 20 और अराइवल टाइम है 8, तो यहाँ पर 20 - 8 = 12। लास्ट प्रोसेस है हमारी P5। यहाँ पर इसका कंप्लीट टाइम है 2 और अराइवल टाइम है 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम जो आ गया हमारा है वो 2। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सारी प्रोसेस के इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम को हम ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। इसी तरह हमें वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, आइए देखते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU टाइम। यहाँ पर P1 का टर्न अराउंड टाइम है 3 एंड CPU टाइम है 3। 3 - 3 = 0। P2 का टर्न अराउंड टाइम है आपका 7। 7 - 6 = 1। P2 का जो वेटिंग टाइम है वो है 1। P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम है 9। 9 - 4 = 5, तो वेटिंग टाइम जो P3 का है वो हो गया आपका 5। P4 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 12 और CPU टाइम है 5। 12 - 5 = 7। नाउ लास्ट प्रोसेस जो है उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 2। 2 - 2 = 0। P5 का वेटिंग टाइम हो गया 0। अब इसी तरह आप इसमें एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी इंडिविजुअल प्रोसेस के वेटिंग टाइम को ऐड करके नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करने पर आपका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्टेप वाइज स्टेप्स हमने टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट किया, वेटिंग टाइम को कैलकुलेट किया, एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट किया और साथ में एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट किया।
अब हम FCFS के साथ कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। FCFS जैसे का मैंने आपसे बताया कि FCFS यूज़ करने में बहुत इजी होती है, इम्प्लीमेंट करने में इजी होती है, बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पर हम पैरेलल रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा आता है। एक और इसका डिसएडवांटेज है जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स प्रॉब्लम। कॉन्वेक्स प्रॉब्लम जो हमारी होती है, ये प्रॉब्लम मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये प्रॉब्लम होती क्या है। कन्वॉय इफेक्ट का मतलब होता है कि यदि कोई प्रोसेस जिसका CPU टाइम बहुत कम है और कोई प्रोसेस जिसका CPU टाइम बहुत ज़्यादा है, यदि हम कम CPU टाइम वाली प्रोसेस को पहले CPU अलॉट कर देते हैं तो वहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पर हमारा जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, यदि हम पहले जो ज़्यादा CPU टाइम वाली प्रोसेस है उसको CPU अलॉट कर रहे हैं और कम CPU टाइम यूज़ करने वाली प्रोसेस हमारी पीछे है, तो उसे एक लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, तो उसका कभी एग्जीक्यूशन टर्न ही नहीं आता है। ये प्रॉब्लम हमारी कहलाती है कन्वॉय प्रॉब्लम। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो प्रोसेस ली है, उनका अराइवल टाइम है 0 और 1 और उसका जो CPU टाइम है वो 100 और 1 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि P1 का वेटिंग टाइम तो 0 है क्योंकि 0 मिलीसेकंड पे हम उसे CPU अलॉट कर दे रहे हैं, बट P2 का 1 है मगर उसको 100 टाइम तक वेट करना पड़ रहा है क्योंकि उसका जो CPU टाइम है वो कितना है, 100 है। तो 100 टाइम के बाद P2 को CPU मिलेगा और वो भी P2 का सिर्फ वर्किंग करने के लिए उसे कितना मिलीसेकंड चाहिए, ओनली 1 मिलीसेकंड के टास्क के लिए उसे 99 मिलीसेकंड वेट करना पड़ेगा। ये होता है डिसएडवांटेज। कन्वॉय प्रॉब्लम ये होती है। यदि हम इसे जस्ट अपोजिट कर दें, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यदि जब हम इसे जस्ट अपोजिट कर दें, P1 को अराइवल टाइम 1 कर दें और P2 को अराइवल टाइम 0 पर सेट कर दें, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी, दोनों का ही वेटिंग टाइम 0 आ जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे कि कन्वॉय प्रॉब्लम क्या होती है और इस प्रॉब्लम को हमने जो है वो रिड्यूस किया है SJFS के साथ। ये SJFS में मैं आपको समझाऊंगी कि ये कन्वॉय प्रॉब्लम को हमने कैसे ओवरकम किया है और SJF को भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और यदि कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो हम आगे भी न्यूमेरिकल के साथ उनको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।